नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन को डीकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी अपने तिमाही मुनाफे में जबरदस्त उछाल दर्ज कर रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त उनकी सबसे बड़ी सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है ना अजीब? प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई ठप है। इसी कमाल के प्रॉफिट पैराडॉक्स को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शानदार नंबर से, 25%। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में पेट्रोनेट एलएनजी के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में साल दर साल पूरे 25% का भारी उछाल आया है। प्रॉफिट पहुंच गया है सीधे 1338 करोड़ रुपए पर। किसी भी कंपनी के लिए ये एक बेहतरीन जंप है। और यहीं पे आता है आज के एनालिसिस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ हमारे पास रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा है और दूसरी तरफ कतर से आने वाली कार्गो डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। मतलब कंपनी उस वक्त बम्पर मुनाफा कमा रही है जब उसकी मेन सप्लाई लाइन पूरी तरह से कटी हुई थी। अब ये जादू हुआ कैसे? चलिए इसे समझते हैं। तो आज की चर्चा में हम सबसे पहले इस प्रॉफिट पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर सीधे फाइनेंशियल नंबर्स का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का एनर्जी सिक्योरिटी पर असर देखेंगे, फिर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केट और ब्रोकर्स इस पूरी सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो चलिए सीधे जंप करते हैं इस प्रॉफिट पैराडॉक्स की डिटेल्स पर और देखते हैं कि भारत का ये एलएनजी जायंट इन विपरीत हालातों को कैसे हैंडल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत अपने नेचुरल गैस की लगभग आधी जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है और उसमें कतर का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ AK सिंह जी का ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए तो हमारे पास पर्याप्त टैंक हैं, लेकिन युद्ध जैसी इमरजेंसी के लिए नहीं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसके बीच कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का सप्लाई चेन की इस कमजोरी को खुले तौर पर मानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा नंबर्स की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि चौथी तिमाही के फाइनेंशियल्स आखिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, ये दो बिल्कुल अलग कहानियां बता रहे हैं। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS दोनों में 25% का उछाल है, लेकिन असली सरप्राइज रेवेन्यू में है। रेवेन्यू बढ़ने के बजाय 23% गिर गया है और ये घटकर 9,442 करोड़ रुपए रह गया है। मुनाफा ऊपर और रेवेन्यू नीचे। अब इस फाइनेंशियल प्रेशर के पीछे एक बड़ा फैक्टर है यूज और पे यानी UOP ड्यूज। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की पेनल्टी है। जब कोई क्लाइंट पहले से तय की गई टर्मिनल कैपेसिटी से कम गैस यूज करता है तो उसे ये पेनल्टी देनी होती है। फिलहाल कंपनी के पास प्रोविजनिंग के बाद 413 करोड़ रुपए का नेट UOP बैलेंस अटका हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि वो इस बकाये की रिकवरी कर लेंगे, लेकिन रेवेन्यू में इस भारी गिरावट और पेनाल्टीज के बावजूद शेयर होल्डर्स के लिए मुस्कुराने की एक वजह जरूर है। कंपनी के बोर्ड ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 3 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। ये इस बात का साफ सिग्नल है कि टॉप लाइन गिरने के बावजूद कंपनी की माली हालत मजबूत है और वो अपने इन्वेस्टर्स का पूरा ख्याल रख रही है। चलिए अब माइक्रो से मैक्रो लेवल पर आते हैं और समझते हैं कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे हिट कर रही हैं। ये जो रेवेन्यू गिरा और शिपमेंट्स रुके, इसके तार सीधे मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़े हैं। इसे समझने के लिए हमें फोर्स मेजॉर नाम के इस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज को समझना होगा। ये एक ऐसा क्लॉज है जो किसी भी पार्टी को तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से बचाता है जब कोई अनहोनी या ऐसी घटना हो जाए जिस पर किसी का कंट्रोल न हो। जैसे ही मिडिल ईस्ट के संघर्ष की वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही ठप हुई, कतर एनर्जी ने तुरंत इसी फोर्स मेजॉर का इस्तेमाल कर लिया। हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये टाइमलाइन उसी का सबूत है। फरवरी 2026 में मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले ही महीने मार्च 2026 में कतर एनर्जी फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर देती है और नतीजा अप्रैल 2026 आते आते रास लफान फैसिलिटी से भारत आने वाले कतर के LNG कार्गो की संख्या एकदम जीरो हो जाती है। बिल्कुल ब्रेक लग गया सप्लाई पर। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे का ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर हुआ? पेट्रोनेट एलएनजी का दिशा नाम का जहाज, जिसमें 259 करोड़ रुपए का ईंधन भरा है, वो फारस की खाड़ी में फंसा रह गया, एक स्टॉक एंड ट्रांजिट बनकर। ये सिर्फ कोई बैलेंस शीट का नंबर नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे दुनिया के एक कोने में तनाव हमारी सप्लाई चेन को सीधे तौर पर चोक कर सकता है।
अब सवाल ये है कि कंपनी इस तरह के ग्लोबल झटकों से खुद को बचाने के लिए कर क्या रही हैं? जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना और एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बफर तैयार करना। दाहेज टर्मिनल का एक्सपेंशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कंपनी अपनी कैपेसिटी को 17.5 से बढ़ाकर सीधे 22.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर रही है। ये 5 MMTPA का जंप कोई छोटी बात नहीं है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा, जिससे भारत की इंपोर्ट कैपेसिटी को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं है। फ्यूचर प्रूफिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 7 नए स्टोरेज टैंक बनाने का मेगा प्लान चल रहा है। ओडिशा के गोपालपुर में 2 नए टैंक, केरल के कोच्चि में एक और टैंक और दहेज में तो एक्सपेंशन हो ही रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। मकसद एकदम साफ है, कल को अगर फिर कोई शिप फंसे तो हमारे पास रिजर्व में भरपूर गैस होनी चाहिए। और हाँ, पेट्रोनेट सिर्फ नेचुरल गैस पर ही दाव नहीं लगा रही, वो अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कंपनी ने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 12,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये पैसा दहेज में प्रोपीन और पॉलीप्रोपाइलीन फैसिलिटीज वाले एक बड़े पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। मतलब फ्यूचर की ग्रोथ के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो इन सब के बीच मार्केट का मूड कैसा है? सच कहें तो ब्रोकर्स के बीच इस वक्त एक रस्साकशी चल रही है। अगर आप इन रेटिंग्स को देखें तो एनालिस्ट्स की राय एकदम बंटी हुई है। एक तरफ MK और नोमुरा जैसी फर्म्स हैं जो इसे बाय रेटिंग दे रही हैं और MK का तो 425 रुपए का बुलिश टारगेट है। वहीं दूसरी तरफ BOB कैपिटल और ICICI सिक्योरिटीज इसे सीधे सेल करने की सलाह दे रही हैं, जिनका टारगेट 260 और 270 रुपए के बेरिश लेवल पर है। मोतीलाल ओसवाल बीच में न्यूट्रल बैठे हैं। ऐसा क्लियर कट डिवीजन कम ही देखने को मिलता है। और मार्केट का ये कंफ्यूजन जायज भी है। जो लोग बुलिश हैं वो दहेज के एक्सपेंशन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और रेगुलर डिविडेंड को देख रहे हैं, लेकिन जो बेरिश हैं उनका ध्यान कतर के सप्लाई कट, अटके हुए यूज और पे ड्यूज और रेगुलेटरी रिस्क पर है। दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल सॉलिड हैं और दोनों ही पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तरह से आज जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल सप्लाई चेन को रोज नए तरीके से डिस्टर्ब कर रही है, क्या सिर्फ घरेलू स्तर पर स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है? क्या बड़े बड़े टैंक्स हमें उन अनिश्चितताओं से पूरी तरह बचा पाएंगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अचानक खड़ी हो जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारी पूरी एनर्जी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगा। सोचिएगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।